ये लिखो, ऊपर फेंका जाए या नीचे फेंका जाए, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके कैपिटल टी निकालेंगे। हॉरिजॉन्टली फेंका गया है तो t इज इक्वल टू √2h/g से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे और रेंज का फॉर्मूला ux इंटू टी यूज कर लोगे। कब है एग्जाम? 15। स्कूल में 2D स्टार्ट नहीं हुआ है? अच्छा, आपने नहीं। हमारा तो अभी ये 12 क्लास में स्टार्ट नहीं हुआ और 20 अगस्त को एग्जाम है। 2020 के बाद आया शायद हमारा आएगा। स्कूल में बोला होगा तब तो पेपर बोल रहे कि तुम लोग आओ, स्कूल नहीं आओगे इसीलिए पूरा चैप्टर करा देंगे। देखो, आपके स्कूल वाले सिर्फ परेशान करेंगे आपको और कुछ नहीं करेंगे। अब सर एक दिन में 4 केमिस्ट्री पीरियड थ्योरी में कैसे कर सकते हैं? बोलिए सर। किस केस में प्लस में, किस केस में आ रहा हूं उस पे। ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे फेंका तो नीचे डायरेक्शन पॉजिटिव। अभी मैं साइन कन्वेंशन भी लिख दे रहा हूं, पहले इतना लिख लो फिर मैं 1 और 3 का साइन कन्वेंशन बता दूं।
इधर ध्यान दो, हमने आपको यह पढ़ाया था वनडी में कि जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, चाहे ग्राउंड से ऊपर फेंके चाहे टावर से ऊपर फेंके, ऊपर की डायरेक्शन को कैसा ले लेना है, पॉजिटिव डायरेक्शन। नीचे का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा फिर, नेगेटिव। अब स्पीड इक्वेशन था एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आप मुझे ये बताओ कि एस वाई का वैल्यू कैसा लोगे, यू वाई का वैल्यू कैसा लोगे, ए वाई का वैल्यू कैसा लोगे। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। इनिशियल से फाइनल की तरफ जो वेक्टर होगा वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। इसका हमने दो कंपोनेंट किया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन के डेटा से रेंज मिलेगा और रेंज सिंपली आपका यूएक्स इंटू कैपिटल टी हो जाएगा। वाई वाले डेटा से हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा। अब एस वाई इसका डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव में या पॉजिटिव में, नेगेटिव में। एस वाई का वैल्यू कितना है, क्या एच के बराबर है, तो एस वाई का वैल्यू हम कितना ले लेंगे, माइनस एच। यू वाई क्या ऊपर की तरफ है, तो इसको हम कितना ले लेंगे, प्लस, और यू का वो कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा। एक्सिलरेशन ग्रेविटी का कहां एक्ट करेगा, नीचे, तो उसका डायरेक्शन कैसा लेंगे, नेगेटिव। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है कब, जब पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाएगा। एस वाई का वैल्यू कैसा लेना है, गड़बड़ी बच्चे यही करते हैं, ये एस वाई में, ये एस वाई कैसा लेना है आपको, माइनस एच, उसी को याद रखना है बस, इसको लिख लो। नीचे जब फेंकेंगे तो नीचे पॉजिटिव हो जाएगा, तो जी भी पॉजिटिव होगा, एस वाई भी पॉजिटिव होगा। आ रहा है समझ में, हाँ यू साइन थीटा होना चाहिए, बहुत बढ़िया। दिस डेफिनेटली शुड बी यू साइन थीटा, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो दिस इज केस 1। केस 3 की भी बात करूं, 3 नीचे फेंकने वाला था ना, नीचे फेंकेंगे तो कहां पॉजिटिव लेते हैं, नीचे। अब ये बताओ मुझे एस वाई का कितना वैल्यू लोगे, प्लस एच, यू वाई का वैल्यू प्लस यू साइन थीटा, और ए वाई का वैल्यू प्लस जी। तो बस उस इक्वेशन में एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाई में ये वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आ रहा है समझ में। और हॉरिजॉन्टल फेंकते हैं तो उसमें आपको ये याद रखना है कि हमने ऑब्जेक्ट को अगर हॉरिजॉन्टली सारी स्पीड दी है तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितना, हमने u स्पीड दिया, इसका हॉरिजॉन्टल में 90 डिग्री पे कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जीरो। क्या, तो इनिशियल स्पीड अगर जीरो है तो ये ऐसे ही गिरेगा यहाँ पे t टाइम में। टाइम ऑफ फॉल डायरेक्टली आप वर्टिकल मोशन से, इनिशियल स्पीड जीरो है तो टाइम ऑफ फॉल कैसे निकालते हैं, 2h/g से, और रेंज इज इक्वल टू ux इंटू क्या कर देंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला केस सबसे इजी है, टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्ट इससे निकालोगे, बाकी दोनों में आपको स्पीड इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। आ रहा है समझ में। जो कॉमन मिस्टेक करते बच्चे ऊपर फेंकने वाले में एस वाई को प्लस एच ले लेते हैं, आपको उसको कैसा लेना है, नेगेटिव। आया समझ में, शौमिक क्लियर है सब, हाँ वाई डायरेक्शन में तो हम
टाइम निकालने के लिए किसी एक डायरेक्शन को एनालाइज करेंगे और मोस्टली हम वाई डायरेक्शन को ही एनालाइज करते हैं। तो ये आप वाई डायरेक्शन में आप, ये तो वन डी मोशन हो गया ना वाई में, आ रहा है समझ में? ये इसका अगेन दिस इज द ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या हम बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट इन वाई। और यही डिस्प्लेसमेंट इन वाई एच के बराबर है। वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड 0 है, टी बराबर कैपिटल टी पे यहां पे आएगा। तो यही टी टाइम में हम बोलेंगे कि कैपिटल टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट ऐसा हुआ है, तो इस स्ट्रेट लाइन में टी टाइम में ऐसे आएगा, वाई डायरेक्शन में टी टाइम में इधर आएगा और एक्स डायरेक्शन में टी टाइम में वो इधर जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चंस करवाता हूं मैं इसके बाद, इसको लिख के कंप्लीट करो, मैं क्वेश्चंस करवाऊं। कहां पे एच? ऐसे इस पाथ में गया, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो ये क्या ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। इसी डिस्प्लेसमेंट का हमने ट्रायंगल लॉ से दो कंपोनेंट किया, ये दो सक्सेसिव साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है, ये क्या थर्ड साइड है, रिजल्टेंट है। तो इसी एस को हम क्या लिख सकते हैं? एस वाई प्लस एस एक्स वेक्टर फॉर्म में। तो ये वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हम टाइम निकालने के लिए वाई में एनालाइज करेंगे। तो ये वाई का डिस्प्लेसमेंट कैसा है? नीचे की तरफ है, तो नेगेटिव, इसलिए हमने उसको नेगेटिव लिया है। तीनों में ही ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक ही होगी। इक्वेशन आपको यही यूज करनी है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस ये इक्वेशन वाई डायरेक्शन में यूज करना है, तो एस की जगह पे एस वाई, यू की जगह पे यू वाई और ए की जगह पे ए वाई। प्लस माइनस कैसे लेना है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होते जाएगा। लेफ्ट साइड का लिख लिया क्या दोनों? सब हो गया। पहला क्वेश्चन, जितनी चीजें पूछी जा सकती मैं सब कैलकुलेट करवा दे रहा हूं एक ही क्वेश्चन में।
100 मीटर का टावर है, आपने किसी प्रोजेक्टाइल को 40√2 मीटर पर सेकेंड से फेंका है और एंगल दिया है 45 डिग्री का। अब इसमें आपसे जो बातें पूछी जा रही है, रेंज निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, और भी बहुत कुछ निकालना है, मैं सब लिख देता हूं। फर्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड है रेंज, थर्ड है एंगल मेड बाय वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फोर्थ में है वेलोसिटी एट ग्राउंड। चार चीजें। स्पीड इक्वेशन यूज करके पहले कैपिटल टी निकालो, सबसे पहले टी ही निकालना है। अगेन ऊपर फेंक रहे तो ऊपर का डायरेक्शन कैसा लोगे? पॉजिटिव। जरा साइन कन्वेंशन देख के ये बताओ, एस वाई का वैल्यू कितना लोगे? +100 -100? ऊपर जा रहा है तो -100। अच्छा, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स कितने कितने होंगे? 45 पे क्या इक्वल होते हैं कंपोनेंट्स? ये भी 40 और ये भी कितना होगा? 40। तो ui का वैल्यू कितना लोगे? +40 -40। ऊपर पॉजिटिव है, +40। ग्रेविटी कहां लगेगा? तो ay का वैल्यू कितना लोगे? -10। यूज करो sy = ui × t -12 gt² में, और वहां से कैपिटल टी निकालो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके। ये यूज करो 12 ay × t²। इसमें सब कुछ साइन के साथ रख दो, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए s = ut + 12 at² ही लेना, साइन के साथ सब कुछ रख देना। टाइम तो सेकंड में आएगा, सब कुछ तो ऐसा यूनिट में ही है, तो टाइम भी ऐसा यूनिट सेकंड्स में ही आएगा। रेंज मीटर में आ जाएगा डेफिनेटली। ठीक है। रेंज कितना हो जाएगा शौमिक फिर? रेंज 400। ठीक है। -10 +2 होंगे क्या फैक्टर्स? और यहां से एक आंसर टी का कितना आ जाएगा? 10। यही हम लेंगे भी, दूसरा तो नेगेटिव है, उसको छोड़ देंगे। तो एक बार टाइम मिल गया तो रेंज के लिए फॉर्मूला सिंपली क्या यूज कर लेंगे? ux × t। ux का वैल्यू, x में स्पीड कितना है? 40। कितना देर हवा में है? 10। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 400 मीटर दूर जाके गिरेगा। थर्ड और फोर्थ पार्ट देखो कैसे करेंगे। ग्राउंड में जब ये आएगा, थोड़ा सा ये भी देख लो, फिर एक साथ सब उतार लीजिएगा। हमने टावर से ऐसे फेंका है, तो ये ऐसे गिर के क्या ऐसे आएगा ग्राउंड पे?
जब ये ग्राउंड पे आएगा ये हो जाएगी नेट वेलोसिटी v। ठीक है, इस वेलोसिटी के भी क्या दो कंपोनेंट्स कर सकते हो, कंपोनेंट इन x और एक कंपोनेंट इन y। 20√13 रुको देख लेते हैं, बस ये चेक करना क्या प्रोसेस सेम किया है आपने। अब ये एंगल थीटा आपसे पूछ रहा है वो थर्ड पार्ट में, एंगल मेड बाय वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये एंगल निकालने के लिए आपको ये दो कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, दिस विल बी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन और ये हो जाएगा वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। और इस v के मैग्नीट्यूड को हम क्या लिख सकते हैं फिर, अगर दो पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी पता है तो vx² प्लस vy²। x में क्या एक्सीलरेशन है, नहीं, x में एक्सीलरेशन नहीं तो x में वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट। x में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ट्रेजेक्टरी के हर एक पॉइंट में x में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वो कितनी रह जाएगी 40। और इसी लॉजिक से यहां पे भी ये वेलोसिटी कितनी होगी 40। आ रहा है समझ में। y में वेलोसिटी, y में क्या ग्रेविटी है, अब y में हमें स्पीड इक्वेशन फिर से यूज करनी पड़ेगी। आ रहा है समझ में। vy इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं uy प्लस ay इंटू टी लिखा जा सकता है। अब फिर से साइन के साथ बताओ uy का वैल्यू आपने कितना लिया था प्लस 40, प्लस ay का वैल्यू आपने कितना बोला -10, और कितना देर हवा में है वो 10। ये आंसर कितना आएगा 40 माइनस 100। ये नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन किधर है नीचे, तो ये y डायरेक्शन में वेलोसिटी हमें कितना मिला 60। अब आपके पास x में वेलोसिटी पता है कितना आया 40, y में वेलोसिटी पता है कितना आया 60। क्या आप नेट वेलोसिटी भी बता सकते हो, √40² प्लस 60² हो जाएगा। और आपसे tan थीटा यदि मैं पूछूं तो इसी ट्रायंगल से बताओ ये 60 को क्या यहां शिफ्ट कर सकता हूं, शिफ्टिंग अलाउड है। tan थीटा को इस ट्रायंगल से हम क्या लिख सकते हैं 60/40 क्या, तो tan थीटा को हम लिखेंगे 60/40 विच गिव्स अस 3/2, और थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3/2। यही चीजें पूछी जाएंगी। आ रहा है समझ में। तो वेलोसिटी के लिए y डायरेक्शन में स्पीड इक्वेशन यूज कर लेना है और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन यूज करना। क्लियर हुआ, उतार लीजिए इसको। वो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड यही वेलोसिटी है, हाँ यही। कभी भी क्वेश्चन में पूछे वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यही vx और vy निकालना है आपको। आया समझ में। ग्राउंड में वो 10 सेकंड में हिट करने जा रहा है तो 10 सेकंड पे जो वेलोसिटी है उसी को बोलेंगे जस्ट बिफोर 10 सेकंड का वैल्यू। आया समझ में। ऐसा नहीं कि ग्राउंड में 10 में आ रहा है तो जस्ट बिफोर आप 9 सेकंड पे निकाल रहे हो, नहीं, वो जितनी देर में ग्राउंड में आएगा उतना ही देर में वेलोसिटी निकालना है। क्लियर हुआ, उतार लीजिए इसको। हाँ ऐसा सुन रहा हूं मैं भी, जेई में भी कर देगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ कुछ चल रहा है, अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया है, बट अगर ये नीट में हुआ तो आगे 2-3 साल बाद होगा। ठीक है, तो हो सकता है जब तक आप नीट देने लायक हो जाए तब तक वो ये रूल लेके आ जाए कि आपका नीट का जो फाइनल स्कोर होगा इट विल बी कंप्राइज्ड ऑफ 50% बोर्ड का मार्क्स 12th वाला और 50% नीट का मार्क्स। इसीलिए 2-3 साल बाद से इंप्लीमेंट करेंगे कि इस साल के ड्रॉपर को वो लॉस ना हो। ठीक है, सबका ध्यान देना है ना, पैसा तो सबसे उतना ही ले रहे फॉर्म का, पैसे से ही, फॉर्म के पैसे से ही बहुत कमाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते भी नहीं है देने, जस्ट भर देते कि हाँ हाँ भर देते हैं, पापा बोल रहे, दोस्त बोल रहा है, दोस्त ने भर दिया तो मैं भी भर दूंगा एंड ऑल दैट। भर देने का क्या जा रहा है।
अगर वो नीट में ऐसा कुछ करेंगे तो जेई में भी ऐसा कुछ बिल्कुल एक्सपेक्ट कर लेना, क्योंकि बॉडी तो एक ही है। मैं भी देखो अभी क्या करता है नहीं करता है लोग। सीबीएसई पहले भी करवाता था नीट का एग्जाम, काफी अच्छे लेवल का एग्जाम होता था वो। नीट तो 2016-17 से स्टार्ट हुआ, इसके पहले सीबीएसई ही एआईपीएमटी कंडक्ट करवाता था। तो उससे पहले कौन सा परीक्षा होता था जब नीट चालू होता था, तो उससे पहले कौन सा परीक्षा होता था? 2015 में डॉक्टर की परीक्षा थी, एआईपीएमटी, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। नीट तो है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, वो होता था ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। तो वो कठिन होता था ज्यादा जब ये नीट कठिन? एआईपीएमटी कठिन था, नीट में तो लेवल गिरा दिया, कोविड आ गया तो और गिरा दिया, क्योंकि स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है तो पेपर इजी रखना मजबूरी था। ये क्वेश्चन हो गया है, तो 40√2 से 45 पे नीचे फेंक के अगेन ये चारों चीजें निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सेम टावर, सेम ऑब्जेक्ट, सेम स्पीड से, बस इस बार नीचे फेंका है। फिर से यही चार चीजें, कितनी देर में ग्राउंड पे आएगा, रेंज क्या होगा, ग्राउंड में वेलोसिटी कितनी होगी, और ग्राउंड के साथ वेलोसिटी का एंगल कितना होगा। हाँ, 40√2 से ही फेंका है, बस 45 डिग्री पे इस बार नीचे फेंक दिया है। 10 से ज्यादा टाइम लेगा कि 10 से कम? ऑब्वियसली कम। हाँ, इस बार SY कैसा लिया जाएगा, +100 -100, जब नीचे फेंकेंगे तो +100। UY कैसा हो जाएगा, +40, और AY कैसा हो जाएगा, +10। इसी इक्वेशन में पुट करो, सॉल्व करो। हाँ ठीक है आंसर। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी सब कार्यक्रम सेम है। हाँ, v का मैग्नीट्यूड, हाँ 5200 आएगा वो। आप उसको और अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर दो, वरना उतना भी छोड़ सकते हो। तो SY हो जाएगा +100, AY हो जाएगा +10, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन को हम लेंगे पॉजिटिव। तो पुट कर दो इसमें। क्या 40√2? 40√2 से ही अगर ग्राउंड पे है तो सीधे पाथ में आ जाएगा ना, पैराबोलिक पाथ में आएगा, तो फिर वो तो वेलोसिटी अलग होगी। x में 40 होगा, y में तो अगेन आपको स्पीड इक्वेशन यूज करना है। ये सेम पिछले संडे वाली क्लास में भी किसी ने बोला था कि 40√2 से ही आएगा ग्राउंड पे, बट 40√2 से आएगा मतलब वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे आ रहा है, ऐसा नहीं होगा वो। ठीक है, कंपोनेंट्स लेके ही करना है। -20, इस बार +10 -2, तो यहां से t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड।
टी मिलते ही रेंज बता दो, दिस विल बी ux इंटू टी। एक्स में स्पीड है 40 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट है 2 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा? इस बार 80 मीटर दूर जाके गिरेगा। ग्राउंड पे वेलोसिटी निकालने के लिए इस वेलोसिटी के फिर से दो कंपोनेंट उठा दो। दिस विल बी वेलोसिटी इन x, दिस विल बी वेलोसिटी इन y। x में एक्सीलरेशन नहीं है तो vx का वैल्यू अगेन कितना हो जाएगा? 40। और vy निकालने के लिए हम क्या इक्वेशन यूज करेंगे? uy प्लस ay इंटू टी। uy का वैल्यू इस बार कितना? प्लस 40 प्लस ay का वैल्यू इस बार 10 है और टाइम 2, तो ये कितना हो जाएगा? 60। 60 आना भी चाहिए। स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों सेम होगा आगे हम लोग देखेंगे इसको। तो स्पीड सेम होगा, एंगल भी सेम होगा। तो अगेन आपको tan थीटा कितना मिल जाएगा? इसको दिमाग में बिठा लो, कभी भी tan थीटा पूछेगा ना प्रोजेक्टाइल में, आप हमेशा vy बाय vx ही करोगे, ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज। चाहे ऊपर फेंके नीचे फेंके जिधर मर्जी उधर फेंके, tan थीटा vy बाय vx से ही निकालोगे। फंक्शन दे देगा तब भी यही लॉजिक है। तो vy का वैल्यू है 60, दिस इज 40 और ये हो जाएगा 3/2 और थीटा हो जाएगा tan इनवर्स। हाँ, स्पीड इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो आप इसी टावर से किसी भी एंगल पे फेंको, 40√2 से किसी भी एंगल पे फेंकोगे, ग्राउंड पे हमेशा √5200 से ही आएगा। नहीं, थीटा कैसा भी रखो इसी स्पीड से आएगा वो। रेंज चेंज होता जाएगा क्योंकि टी चेंज होता जाएगा। नॉर्मली कोई इंसान अगर इंजीनियर बनना चाहता हो तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए जेईई देना पड़ता है, लेकिन एक और परीक्षा होता है सीयूईटी, उससे भी क्या इंजीनियर बना जा सकता है सीयूईटी से? कुछ यूनिवर्सिटीज में बीटेक प्रोग्राम है, ठीक है, तो वो अपने बीटेक प्रोग्राम में सीयूईटी के थ्रू भी लेते हैं। हाँ, सिम्बायोसिस तो पुणे में ही है। सिम्बायोसिस है पुणे में, एमआईटी है पुणे में नकली वाला, बीआईटी मेसरा। हाँ वीआईटी, वो सब प्राइवेट कॉलेज से बहुत पैसा लेते हैं। हाँ, जैम तो उसके लिए होता है, जॉइंट एडमिशन, आई थिंक वो हायर स्टडीज वाला है वो। अरे एक्चुअल एमआईटी यूएसए वाला है जो बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। हमारे देश में फर्जी एमआईटी है सब। ये जो बीआईटी में जो पढ़ने का फीस लगता है वो तो ये हल्दिया इंस्टीट्यूट का ये सबसे तो काफी होगा। नहीं, इन सबसे ज्यादा है। वीआईटी में एसआरएम में लुट जाता है आदमी फीस भरते भरते। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, बस इंफ्रास्ट्रक्चर ही बढ़िया है। मेरा एक दोस्त है, उसको ना मेंस में कट ऑफ क्लियर किया था, एडवांस में उसको क्लियर किया, फिर वो गवर्नमेंट में जादवपुर तो बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा कम फीस है। मेरा दोस्त लोग केजीपी में बहुत सारा था, एक साल जादवपुर में टाइम बिता के आया था इधर। सर कुछ लोग कहते हैं कि जादवपुर जो है वो बहुत कचरे से भरा हुआ है, बहुत गंदा है। आपको पढ़ना है कि उधर सफाई अभियान करना है? क्वेश्चन समझना। हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया 98 मीटर पर सेकेंड से और टावर का हाइट कितना है 490। क्या ये 98 का दोनों मल्टीपल है? जी को 9.8 लेके सॉल्व करना है आपको ये क्वेश्चन। अगेन यही सारी चार चीजें पूछी है, कितनी देर में ग्राउंड पे आएगा, कितना दूर गिरेगा, वेलोसिटी ग्राउंड पे कितना होगा और एंगल कितना बनाएगा वेलोसिटी।
इस बार टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं, √2h/g से निकाल लो। g 9.8 लेना है बस। ठीक है, टाइम है 10 सेकंड। ठीक है। टाइम कितना है? 10 सेकेंड। तो रेंज कितना हो जाएगा फिर? हाँ, वेलोसिटी y डायरेक्शन में अगेन uy प्लस ay इंटू टी से निकालोगे। बस ये ध्यान देना है कि हमने अगर सारा स्पीड हॉरिजॉन्टली दिया है तो इनिशियल स्पीड y में कितना ले लेंगे? 0। तो uy का वैल्यू 0 लेके चलना है बस इस बार। अच्छा, हॉरिजॉन्टल फेंकते तब भी नीचे ही पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो ay का वैल्यू कैसा ले लोगे? +10। टाइम है 10, तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा हाँ, सॉरी, माय मिस्टेक, 9.8 होगा। ये क्या है? तो ये कितना हो जाएगा? 98। अब बताओ, ग्राउंड में जब ये आएगा तो इस डायरेक्शन में v स्पीड से जाएगा, दिस इज द एंगल थीटा। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स, हाँ 45 डिग्री। x में स्पीड तो चेंज नहीं होगी, वो अभी भी कितनी होगी? 98। y में स्पीड आपने कितनी निकाली? 98। दोनों कंपोनेंट्स इक्वल है तो एंगल कितना हो जाएगा? 45। और दो इक्वल वेक्टर्स 90 से सेपरेटेड है तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 98√2। तो वेलोसिटी एट ग्राउंड हो जाएगा 98√2 मीटर पर सेकेंड। एंगल जो वेलोसिटी बनाएगा दैट वुड बी 45 डिग्री। बस डायरेक्शंस में ध्यान देना, वरना सिंपल क्वेश्चन भी गलत कर दोगे। नेक्स्ट हेडिंग है प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ मूविंग फ्रेम। ये हेडिंग लगाइए। इसकी बात 1D में भी हुई थी कि किसी एक्सिलरेटिंग कार से आपने कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट बाहर फेंका तो उस कार का क्या क्या चीज ट्रांसफर हो जाएगा उस थ्रोन ऑब्जेक्ट में? सिर्फ वेलोसिटी, सिर्फ एक्सिलरेशन, दोनों, या कोई भी नहीं? सिर्फ वेलोसिटी होगा, एक्सिलरेशन ट्रांसफर नहीं होता है। एक्सिलरेशन के लिए ऐसे याद रखना है कि वो साथ में चलेगा, ऐसा तो नहीं होता है कि कुछ फेंक दिया बाहर तो आपकी गाड़ी के साथ साथ चल रहा है, ठीक है। तो सिर्फ वेलोसिटी ट्रांसफर होगी। सेम डायरेक्शन में ट्रांसफर होती है क्या? ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, मैं जो चीज फेंकूंगा उसको भी वेलोसिटी आगे मिलेगी। मैं किसी रॉकेट में ऊपर जा रहा हूं, मैंने कुछ फेंक दिया चिप्स कुरकुरे का पैकेट, तो उसको भी स्पीड कहां मिलेगी? ऊपर। आया समझ में? तो हेडिंग लगा के 2 पॉइंट्स लिखना, फिर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही करवाऊंगा उसका। बाकी लिख लिया क्या?
बाकी मिटा दूं। इसमें लिखिए अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम एनी मूविंग फ्रेम, a projectile thrown from any moving frame acquires only velocity of the frame. A projectile thrown from any moving frame acquires only velocity of the frame in the same direction, acquires only velocity of the frame in the same direction as that of the moving frame, in the same direction as that of the moving frame. क्वेश्चन समझना क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वो ऊपर जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, उसका कांस्टेंट स्पीड कितना है 40 मीटर पर सेकेंड। प्लेटफॉर्म जब ग्राउंड से 100 मीटर की दूरी पे था, हमने हॉरिजॉन्टली एक ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, किस स्पीड से 60 से। अब क्या ये प्रोजेक्टाइल इज एन ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम अ मूविंग फ्रेम, वो प्लेटफॉर्म मूविंग फ्रेम हो गया है। अब जब हम इस ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे, इसकी खुद की वेलोसिटी कितनी थी 60 राइट में थी, फ्रेम मूव कर रहा है तो वो इसको कितना वेलोसिटी दे देगा 40, और ये ग्राउंड से कितना ऊपर है। क्या हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है? ऊपर फेंका है तो कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव ली जाएगी, ऊपर वाली। बस मुझे ये वेक्टर्स का वैल्यू बता दो, ये ऐसे आके इधर गिरेगा तो ये क्या SY हो जाएगा, SY का वैल्यू कितना लोगे -100, UY का वैल्यू +40, AY का वैल्यू, नीचे ग्रेविटी है -10। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो वाई डायरेक्शन में स्पीड इक्वेशन से? टाइम मिलते ही क्या रेंज भी निकाल लोगे, रेंज मिलते ही क्या वेलोसिटी एट ग्राउंड और वो सब भी निकाल लोगे। तो सेम क्वेश्चन होगा, बस मूविंग फ्रेम से फेंक के आपसे पूछ लेंगे। आया समझ में? तो बस वेलोसिटी ट्रांसफर करके जैसे टावर से फेंकने वाला एनालाइज करते हैं, सेम वैसे ही करना है। बस याद ये रखना है कि फ्रेम जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी जाएगी। निकाल दो इसमें तो फाइन, क्वेश्चन सेम है जो पहले निकाले थे, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, थर्ड है वेलोसिटी एट ग्राउंड, और फोर्थ है एंगल मेड बाय वेलोसिटी विद ग्राउंड। वेलोसिटी क्या 10 होगा? वेलोसिटी कैसे 10, वो तो x में तो 60 ही होगा, y में तो हमें निकालना पड़ेगा ना कितना होगा, v इज इक्वल टू यू वाई प्लस, अच्छा y में 10 आ रहा है। ऐसे 60 माइनस 10 into 10 uy कितना लेंगे +40, ay का वैल्यू होगा -10, और कितनी देर में आ रहा है नीचे ये 10, तो ये कितना हो जाएगा
-60 तो 60 नीचे, 60 नीचे, 60 इधर, कितना हो जाएगा? 60√2 क्या? थीटा 45 हो जाएगा, दोनों कंपोनेंट्स इक्वल है। तो ये डेटा पिछले क्वेश्चन जैसे ही डेटा जैसा ही है, सेम ही डेटा है, तो आंसर भी सेम ही आना चाहिए। सर अगर ऐसा हो कि एक एंड फिक्स है किसी प्लेटफॉर्म और वो वहां पे ऐसे वो रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन हो जाएगा, तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम वगैरह भी कंजर्व करना पड़ेगा और डेटा लगेगा उसमें। पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस। डिस्क होगा, अंदर एक ग्रूव बनाएंगे, बीड रोटेट कर रहा होगा, पूछेंगे जब वो बीड निकलेगा तो क्या वेलोसिटी वगैरह होगा, कितने देर में निकलेगा एंड ऑल दैट। सर जी में ऐसे कंपाउंड क्वेश्चन पूछ रहा था चैप्टर से एडवांस में, एडवांस मेंस में भी पूछते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल चैप्टर वाले, बट जेई एडवांस में तो प्योरली मल्टीपल चैप्टर वाले ही क्वेश्चंस होंगे। क्या चीज? रोटेशन में भर के डाउट्स होता है बच्चों को। रोटेशनल मोशन होगा एक जिसमें डाउट्स आएंगे, क्योंकि रोटेशन के पहले तक जितना चैप्टर पढ़ोगे सब यूज होगा, तो पहले किसी में भी गड़बड़ है तो रोटेशन अटकेगा। ठीक है, रोटेशन तक का कॉन्सेप्ट यूज होगा फ्लूइड में। हाँ, पूरा पूरा जो कुछ आप हवा में पढ़ रहे हो अब तक सब पानी में डाल के क्वेश्चन हो जाएगा फ्लूइड में। अच्छा बात यह है कि फ्लूइड का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, फ्लूइड में सिलेक्ट फ्यू टॉपिक्स करके भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हीट इजी है, हीट का वेटेज भी कम है जेईई मेंस और जेईई एडवांस में। सबसे ज्यादा वेटेज मैकेनिक्स का है अप अंटिल फ्लूइड। 1D 2D एनएलएम, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, फ्लूइड, ये चैप्टर्स मिलके मैकेनिक्स बनाएंगे, उसमें बहुत डाउट होता है। वो फ्लूइड में है, बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम, वो सब। और एक दिक्कत आती है बच्चों को एसएचएम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, क्योंकि उसमें पूरा मैकेनिक्स, पूरा हीट, सब कुछ यूज हो जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो उसमें भी खेल हो जाता है बच्चों का। और 11वीं में जो कुछ भी सीखते हो ना वो 12वीं के पहले चैप्टर में यूज होता है। तो 11वीं में कुछ भी डूबा तो 12वीं का पहला चैप्टर डूबेगा, और 12वीं का पहला चैप्टर डूबा तो पहले 8 चैप्टर लाइन से डिपेंडेंट है पहले चैप्टर पे, और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पहला 12th का 8 चैप्टर। सबसे ज्यादा वेटेज किसी भी एग्जाम में मैकेनिक्स का है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही है। ये है खेल, प्रैक्टिस करो, बार बार हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है चीजें। जेईई में टोटल कितने चैप्टर्स होता है? लगभग 12 11वीं में है, 12 12वीं में है, 24 के आसपास। लोडेड है कंपेयर टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज, आपका कोर्स स्ट्रक्चर बहुत हैवी है। बाकी सब में ये सब कुछ आप इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी में जाने के बाद पढ़ते हो। यूट्यूब पे वॉल्टर लिविन सर का भी लेक्चर्स देखोगे ना, तो एमआईटी के अंदर पढ़ा रहे हैं वो चीजें, यहाँ पे आईआईटी में जाने से पहले पढ़ रहे हो वो सब आप। सेम केस चाइना में भी है, जो उनका गांव वाला एग्जाम होता है, ठीक है, वो गांव वाले एग्जाम में भी कैलकुलस, इंटीग्रेशन, ये सब चीजें नहीं है, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बस ये कि वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट से पूछा जाता है, इसलिए टफ है। खैर, हाँ, केमिस्ट्री में उठता है मार्क्स। आपका मेमोरी अगर बहुत अच्छा है तो केमिस्ट्री आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा। मेमोरी अच्छा है तो बार बार रट के केमिस्ट्री से नंबर उठा लो, नंबर उठेंगे केमिस्ट्री में ही, फॉलोड बाय फिजिक्स। मैथ्स में बच्चे रिलेटिवली कम स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। मैथ्स के जेईई एडवांस वगैरह के क्वेश्चन देखो तो ऐसा आधा पेज का क्वेश्चन होता है,
सब बड़ा बड़ा रेंज डोमेन देके, वो रेंज डोमेन देके बच्चों की फट जाती है। ये तो नहीं हो रहा है, ठीक है। इजी होता है, अगर आपने सही से नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन देख के ही हिम्मत नहीं पड़ेगा सॉल्व करने का, वो मेरा पॉइंट है। लिखो अगला क्वेश्चन। अच्छा एक मुझे ये बताओ, अगला क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस इन सम वे। नीचे में बाढ़ आई है, अभी मुंबई वगैरह में पानी भरा हुआ ही है, ठीक है। सपोज ऐसा बाढ़ आया हुआ है, यहां पे कुछ आदमी लोग रुका हुआ है, आप हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हो, ठीक है। हाँ वो यही के क्वेश्चंस हैं। अरे ऐसे कैसे, नहीं ये करवाया है, अच्छा बोला था, संडे वाली क्लास में तो हो गया, तो आपने पढ़ लिया ये चीज, ठीक है। ये मुझे बताओ, एक बाढ़ में फंसे लोगों को फूड पैकेट देना है। एक तरीका तो ये है कि आप सबके ऊपर आओ, रुको, फूड पैकेट ड्रॉप करो, फिर अगले के ऊपर जाओ, रुको, फूड पैकेट ड्रॉप करो, ऐसे शाम हो जाएगी, सबको खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चलते हुए हेलीकॉप्टर में से फूड पैकेट गिराते हैं। अब इसको फूड पैकेट देना है, तो इसके ऊपर हेलीकॉप्टर लाके गिराओगे या थोड़ा पीछे से या थोड़ा आगे से? थोड़ा पीछे से। क्यों थोड़ा पीछे से? यहां पे सपोज हेलीकॉप्टर है, इस हेलीकॉप्टर का आगे कुछ v स्पीड है, आपने फूड पैकेट यहां पे ड्रॉप किया, जब आप ड्रॉप करोगे इसको क्या आगे v वेलोसिटी मिल जाएगा, और ये क्या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जैसा हो जाएगा जो टावर पे से फेंका है। तो आप थोड़ा पीछे से फेंकोगे तो उसको मिलने का चांसेस है। आ रहा है बात समझ में? बॉम्बिंग वगैरह भी करनी होती है, ऐसा अभी युद्ध जो चल रहा था, है ना, उसमें भी अगर यहां बॉम्ब गिराना है तो जस्ट इसके ऊपर आके गिराएंगे, थोड़ा पीछे से मार के निकल जाएंगे, थोड़ा पीछे से ड्रॉप करके निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब प्रोजेक्टाइल वाले क्वेश्चन है जो आपसे पूछेंगे। लिखो क्वेश्चन। A fighter jet moving at a speed of a fighter jet moving at a speed of 720 kilometer per hour. A fighter jet moving at a speed of 720 kilometer per hour drops a bomb when it is when it is 8 kilometers above the ground. Drops a bomb when it is 8 kilometer above the ground. Find माउंट एवरेस्ट थोड़ा सा ऊंचा है, 8 पॉइंट समथिंग समथिंग है वो, 81 समथिंग समथिंग। फाइंड, फर्स्ट है टाइम इन विच द बॉम्ब रीचेस द ग्राउंड, फर्स्ट है टाइम इन विच द बॉम्ब रीचेस द ग्राउंड। सेकेंड में है the horizontal distance from the point of dropping, the horizontal distance from the point of dropping where the bomb falls on ground. The horizontal distance from the point of dropping where the bomb falls, मतलब जहां से आपने ड्रॉप किया है वहां से कितना दूर आगे जाके गिरेगा, ठीक है। ये दो डेटा बता दो। हाँ, where the bomb falls on the ground. सर वेलोसिटी कितना है? 720 किलोमीटर पर आवर, और हाइट अबव ग्राउंड है 8 किलोमीटर। दोनों को चेंज कर लेना मीटर पर सेकेंड में और मीटर में। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है ना,
क्वाड्रेटिक क्यों बनेगी? आपने तो बॉम्ब को ड्रॉप किया, तो इनिशियल स्पीड 0, बॉम्ब के पास आगे स्पीड कितनी मिल जाएगी? 720 था, 720 किलोमीटर पर आवर है। 72 पे फाइटर जेट चलेगा क्या? बेइज्जती कर रहे हो आप उस फाइटर पायलट। ये हाइट वॉज गिवन एज 8 किलोमीटर, तो इसको आप 8000 यूज करो, इसको आप कन्वर्ट कर लो। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला केस हो जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए डायरेक्टली क्या यूज करोगे? 2h/g। g को 10 ले लेना, h को 8000। हाँ, तो 40 सेकंड में बॉम्ब गिर जाएगा। कितना दूर जाके गिरेगा क्या ये भी बता सकते हो? हाँ, ये वाला वैल्यू मीटर पर सेकंड में कितना आया? 200। तो ये 200 से फेंका है 40 सेकंड में, क्या ये भी 8 किलोमीटर ही आगे जाके गिरेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो डेटा की वजह से सिमेट्रिक हो जा रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। इस केस में थीटा भी 45 हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करेंगे आप ये वाले क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन फ्लड वाली सेटिंग में पूछ लेंगे, फूड पैकेट को लेके सेम लॉजिक यूज करना है। ये सब फूड पैकेट वाला सब हॉरिजॉन्टल वाला केस है। एक फूड पैकेट वाला भी कर ही लो, चलो। होगा, हर बुक में ही होता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। अच्छा, इसी में वेलोसिटी एट ग्राउंड पूछ लेता तो आप कैसे निकालते? x में तो स्पीड यही होता 200, y में स्पीड निकालने के लिए आप uy प्लस ay इंटू टी करते। uy कितना लेते? 0। जब भी हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे तो y में स्पीड कितना ले लोगे? 0। ठीक है, लिखिए अगला क्वेश्चन। अ रिलीफ एरोप्लेन, बाढ़ वाला लिखो। अ रिलीफ एरोप्लेन is flying at a constant height. A relief aeroplane is flying at a constant height 1960 meter. A relief aeroplane is flying at a constant height of 1960 meter with speed 600 kilometer per hour above the ground, 600 kilometer per hour. A relief aeroplane is flying at a constant height of 1960 meter with speed 600 kilometer per hour above the ground towards a point 600 kilometer per hour above the ground towards a point directly above a person, above the ground towards a point directly above a person struggling in flood water. Directly above a person struggling in flood water. At what? ये लिखो, एंगल ऑफ साइड, ये एक टर्म है, आएंगे इस पे अभी थोड़ी देर में। एट व्हाट एंगल ऑफ साइट शुड द पायलट
release the survival kit at what angle of sight should the pilot release the survival kit if it is to reach the person in water? If it is to reach the person in water. ये एंगल ऑफ साइट का मतलब ये समझना है आपको पहले तो कि दिस इज द एंगल विद रिस्पेक्ट टू सॉरी वर्टिकल, वर्टिकल के साथ का एंगल है। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि वर्टिकल के साथ कितने थीटा पे फेंक दें कि बाढ़ में खड़े आदमी के पास ये सर्वाइवल किट पहुंच जाए। ये ऐसा हेलीकॉप्टर है, यहां से आपने इसको ड्रॉप करा, तो ड्रॉप करोगे तो इसके पास हॉरिजॉन्टल में स्पीड आ जाएगी, ये स्पीड आ जाएगी, ये ऐसे आएगा, ठीक है। ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे, दिस, ये एंगल थीटा। थीटा क्या वर्टिकल से लेना या हॉरिजॉन्टल? ऑलवेज वर्टिकल से। एंगल ऑफ साइट वर्ड यूज हुआ है तो वो वर्टिकल से ही एंगल मेजर करना चाहेंगे कि वर्टिकल से कितने एंगल पे हम किट को फेंक दें, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल में ध्यान देना, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या रेंज है, ये रेंज को क्या लिखेंगे, ux इंटू टी क्या, और ये वाले को क्या हम डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में, इसी को हम हाइट लिख सकते हैं क्या। तो tan थीटा को इस ट्रायंगल से क्या लिखेंगे हम, क्या r बाय एच, क्या r और h निकालना आता है, h तो दिया ही है, क्या r निकाल सकते हो, निकाल के यहां पे पुट करो, tan थीटा का एक वैल्यू आएगा, वहां से थीटा बताना है आपको। अच्छा g को कितना लोगे, 9.8, 1960 19.6, g का डबल है, सर 20 सेकंड लगेंगे 20 सेकंड लगेंगे नीचे, हाँ ठीक है। सर रेंज में जो आ रहा है वो है आपका 600 किलोमीटर पर आवर तो 583 किया तो 166.66 500/3 आया होगा, उसको फ्रैक्शन में ही लेके सॉल्व करो। तो अप्रॉक्स लेके नहीं कर सकते, अप्रॉक्स लेके भी कर सकते हो, tan थीटा का वैल्यू भी अप्रॉक्स ही आएगा। 166.7 हो जाएगा। एंगल ये दिए हैं ऑप्शंस में, सर उसका पास वाला ऑप्शन मैच कर दीजिए। हाँ नियरेस्ट ऑप्शन मैच करना है आपको। पहले t निकालो √2h/g से, g को 9.8 ले लीजिए, टाइम आया होगा 20 सेकेंड। अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू 1.71 आएगा। 1.7 किसका वैल्यू है, √3। tan थीटा कब √3 के बराबर होता है, 60 पे क्या, तो एंगल कितना हो जाएगा, ये आंसर है।
√2 कितना होता है? √5 2.23। कुछ वैल्यूज याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और लिखो, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है इसका। अ हंटर एम्स हिज गन, अ हंटर aims his gun and fires a bullet. A hunter aims his gun and fires a bullet directly towards a monkey. A hunter aims his gun and fires a bullet directly towards a monkey sitting on a distant tree. Directly towards a monkey sitting on a distant tree. At the instant, the bullet leaves the barrel. At the instant the bullet leaves the barrel of the gun, the monkey drops from the tree freely. At the instant the bullet leaves the barrel of the gun, the monkey drops from the tree freely. यही क्वेश्चन है, will the bullet hit the monkey? सर वो सरकारी स्कूल के बच्चे क्या हुआ था हम वीडियो देखे थे क्या? सर आपने वो देख तेरा बाप बेटा पत्थर मार साले को। हम लोग स्टेट बोर्ड वाले थे ना, तो हम लोगों ने ये जो पढ़ा था सरकारी स्कूल के बच्चे और सीबीएसई वाले बच्चों के बीच में। सीबीएसई ही हम लोग के लिए एलियन था, आईसीएसई तो वी डिडंट इवन नो कि एग्जिस्ट करता है। तो वो दोनों बच्चे जाते हैं जू में, तो सीबीएसई वाले बोलते हैं लुक एट द मंकी, ही इज डूइंग दिस दैट, ये वो है ना। और सरकारी स्कूल वाले जाते तो बोलते हो देख तेरा बाप बेटा पत्थर मार साले को। अरे भाई एज्यूम कर लेंगे जो भी डेटा चाहिए होगा। सर बाहर जो क्वेश्चन कर रहे हैं प्रोवाइडर वाला, तो क्या हो गया ऐसे? कौन सा हो गया? वो सब सभी हो गया, सब इजी इजी तो था। ये ऐसा हंटर है, इसने ऐसा एम कर रखा है इसकी तरफ। अब आपको याद क्या रखना है, हमेशा मरेगा, ठीक है। अगर जिस इंस्टेंट पे गोली निकली है उसी इंस्टेंट पे अगर ये ब्रांच छोड़ दे, हमेशा मरेगा। बुलेट की स्पीड मैटर नहीं करेगी। आ रहा है बात समझ में? ऐसे लॉजिक लगाते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे यहां से बुलेट निकली
और t इज इक्वल टू 0 पे इसने ब्रांच छोड़ दिया। बुलेट कैसे पाथ में जाएगी? प्रोजेक्टाइल पाथ में जाएगी। तो बुलेट y डायरेक्शन में जो बुलेट का डिस्प्लेसमेंट होगा इसको हम लिखेंगे कितना? हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। और y डायरेक्शन में मंकी भी कितने हाइट से गिर जाएगा? हाफ gt स्क्वायर। दोनों अगर सेम ही वर्टिकल डिस्टेंस फॉल करेंगे, क्या सेम जगह पे मिलेंगे? इसलिए वो गोली हमेशा मंकी को लगेगी। बस कंडीशन ये है कि जिस इंस्टेंट पे गोली निकली है उसी इंस्टेंट पे ये ब्रांच छोड़े। स्पीड पे मैटर इसलिए नहीं करेगा कि स्पीड ज्यादा होगी तो ब्रांच के जस्ट नीचे मरेगा, स्पीड कम होगी तो वो ग्राउंड के पास मरेगा, पर मरेगा हमेशा। आया बात समझ में? ये डायग्राम बनाओ, मैं इसके नीचे का कहानी लिख रहा हूं, उसको उतार लो। तो ऐसे क्वेश्चन सब में भी होता था ना, इधर मतलब ऐसे एक बाइक पे कोई जा रहा है और खड़ा है, मतलब जैसे ही फायर कर दे। ऐसा मैंने एक शॉर्ट्स देखा था, रुको मैं ढूंढ के रखता हूं, कल की क्लास में देखेंगे। प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ मूविंग फ्रेम का था वो। कैसा था? शॉर्ट्स ढूंढना पड़ेगा, सेव्ड मैसेज में होगा मेरे, कल दिखाता हूं। इसी से रिलेटेड है जो भी आज पढ़ रहे हैं हम लोग। मिथ बस्टर्स करके चैनल है एक, उसके शॉर्ट्स में था वो, मूविंग फ्रेम वाले से फेंका हुआ ऑब्जेक्ट समथिंग समथिंग। देखते हैं, कल दिखाता हूं मैं। सर गाड़ी को अगर उल्टा चलाए तो क्या फ्यूल एफिशिएंट ना हो? मतलब वैसे क्लियर होता है। वो वाला नहीं था। एक तो ये था कि ऑब्जेक्ट का आगे जितना स्पीड है अगर उतना ही पीछे स्पीड से फेंका जाए तो मूविंग फ्रेम का वेलोसिटी इधर है v, हमने ऑब्जेक्ट को v स्पीड से उधर फेंका तो मूविंग फ्रेम का वेलोसिटी v इसको इधर मिलेगा, v आगे v पीछे क्या है, नेट कैंसिल हो जाएगा, तो वो ऑब्जेक्ट वर्टिकली ड्रॉप होना चाहिए। एक तो वो वाला शॉर्ट्स था, और एक वो चलते चलते कूदता है बॉल पकड़ता है, वो वाला शॉर्ट्स था। ढूंढना पड़ेगा मेरे को, कल देखते हैं उसको। हाँ, तब टी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। वो दिया होगा कि इतनी देर में गोली लग रही है, तब हम बताएंगे कि कितना हाइट ऊपर ग्राउंड से या कितना हाइट नीचे वो मंकी मरेगा। टी का कुछ वैल्यू देगा तो h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर से वो हाइट निकाल लेना आप। अभी न्यूटन्स लॉ में यही मंकी रस्सी पकड़ के ऊपर नीचे चढ़ेगा, तो आपको उसका एक्सीलरेशन, रस्सी में टेंशन, ये सब बताना है। सर हर समय मरेगा थोड़ी ये बॉडी जिस भी एंगल से जिस स्पीड से चल राइट में तो ऑन है जो भाई नहीं गया अच्छा सर, अगर अगर वो जो हंटर है वो किसी पहाड़ पे खड़ा हो और ऐसे शूट कर नीचे की ओर तो इस केस में भी हाँ, तब भी ऊपर एम करके अरे उसको मंकी को डराने का थोड़ी है, उसको मारना है उसको।
वो खाएगा, वो विदेशी हंटर है, आज शाम में पार्टी है उसका। हम लोग के लिए भगवान है, फॉरेन में तो खा पी लेता है उसको। और किसी ने देखा जो उल्टी आ गया उल्टी खाने वाले खा ही रहे हैं। जैसे मिठाई खरीदने जाते हैं तो हम लोग जब मिठाई खाएंगे तो जो जो फ्रिज टाइप का इसमें मिठाई ठंडा भी नहीं रहता है, उसमें पिग का हेड काट काट के रखा होता है। ये सब वीडियोस देखने में मजा बहुत आता है मेरे को। उसके बाद उससे सामने में काट रहा था और उसके बाद फिर उधर ये क्या बोलते हैं बीफ भी रखा हुआ था। एक पॉइंट पे मेरा YouTube फीड पूरा ऐसा कुकिंग वाले वीडियो से ही था, ऑस्ट्रिच पका रहा है, बुल पका रहा है, पता नहीं क्या क्या पका रहा है एक्सोटिक एनिमल। ऐसा स्ट्रीट ही है चाइना का फुल। अच्छा, हाँ चाइनीज उधर पूरा चाइनीज रहता है, सब इंडिया पॉप सब इंडिया। जब कोविड आता तो चाइना का लाइव, वो जो लाइव एनिमल मार्केट होता है उसका वीडियोस देखा करता था मैं। उधर तो सब कुछ ही दे रहा है वो लोग। सांप का भी जहर भी देते हैं क्या? सांप के जहर के नशे कर रहे हैं लोग, स्नेक वेनम बोल के। पीता है तो कुछ नहीं होता, तू ब्लड वाला नहीं जाएगा ट्राई करता। ऐसा पी के नशे होते हैं अपेरेंटली, आई डोंट नो। हो गया लिख के ये, बस कंडीशन ये होना चाहिए दोनों काम साइमल्टेनियसली हो। ये क्वेश्चन का कंक्लूजन याद रखना है आपको। अच्छा, ग्रेविटी नहीं होता तो क्या पाथ पैराबोलिक होता? नहीं। ग्रेविटी नहीं होता तो क्या आपका बुलेट उसी डॉटेड पाथ पे चला जाता? और ग्रेविटी नहीं होता तो वो मंकी ब्रांच छोड़ने के बाद भी क्या वहीं लटका रहता? तब भी मरता। आ रहा है समझ में? ग्रेविटी होगा तो बस वो नीचे आके मरेगा, पर मौत निश्चित है ना। इट इज द ओनली अनडिनाइबल ट्रूथ, जिसे लोग भागते रहते हैं ना। मौत एकमेव सत्य है। हो गया लिख के ये, कुछ पॉइंट्स लिखने हैं आपको। नेक्स्ट हेडिंग है सम पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। कल ये चैप्टर खत्म होकर रिलेटिव मोशन इन 2D पे चले जाएंगे हम लोग। चैप्टर टेक्निकली यही खत्म है 2D, इसका रिलेटिव मोशन पढ़ना है बस अब हमें। तो क्लास में क्या इनर्शिया अच्छा, न्यूटन्स लॉ स्टार्ट हो गया। सब लोग रिलेटेड नहीं करा, रिलेटिव नहीं करवाया 2D में। बोला क्यों नहीं है, डायरेक्ट न्यूटन बोल दिया बात कर। ओ समझ आ रही है। नहीं नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन होता है, रिवर बोट प्रॉब्लम होता है, रेनमैन प्रॉब्लम होता है। सर और एक क्या तो उसमें पढ़ा है बहुत टफ ये मानसन पढ़ा था क्या? किसमें? 2D के रिलेटिव मोशन में, न्यूटन्स लॉ में। थोड़ा सा ये काम करना, कल की क्लास में 1D का रिलेटिव मोशन थोड़ा सा देख के आना। जो टाइप 1 टाइप 2 क्वेश्चन करवाए ना वो दोनों देख के आना, कल की क्लास में वही चलेगा सब। तो सम पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन हेडिंग लगाइए और पॉइंट वाइज लिखते जाओ। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, यहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, या एआर में पूछ सकते हैं, असर्शन रीजन में। इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, the horizontal component of velocity, the horizontal component of velocity, ब्रैकेट में लिख लो u cos थीटा, कॉमा,
acceleration due to gravity, in case of projectile motion the horizontal component of velocity bracket में u cos theta comma acceleration due to gravity and mechanical energy किसका किसका सम, काइनेटिक और पोटेंशियल के सम को ही हम मैकेनिकल बोलते हैं, ये लिख लो ब्रैकेट में। हाँ, उसी को टोटल एनर्जी भी बोलते हैं, बट टोटल एनर्जी इज अ मोर ब्रॉडर टर्म, उसमें बाकी सारा एनर्जीज भी आ जाएगा अगर ऑब्जेक्ट के पास है तो, हीट वगैरह वो सब, ठीक है। बट मैकेनिकल का सिंपली क्या मीनिंग हो जाएगा कि, तो ब्रैकेट में ये लिखने के बाद आगे लिखो रिमेन्स कांस्टेंट। तो तीन चीजें क्या क्या कांस्टेंट होंगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमने एजम्पशन में ही कांस्टेंट बोल दिया था, ठीक है। और तीसरा चीज क्या कांस्टेंट होगा, मैकेनिकल एनर्जी किसका किसका सम है, काइनेटिक और पोटेंशियल का, रिमेन्स कांस्टेंट। वेयर एज आगे कंटिन्यू करना, वेयर एज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ब्रैकेट में लिखो u sin थीटा, कॉमा वेलोसिटी, ब्रैकेट में नेट लिख सकते हो, नेट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कॉमा वेलोसिटी कॉमा स्पीड कॉमा लीनियर मोमेंटम कॉमा काइनेटिक एनर्जी कॉमा पोटेंशियल एनर्जी। क्या क्या बोल दिया, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी बोला था कि स्पीड बोला था, वेलोसिटी फिर स्पीड फिर लीनियर मोमेंटम फिर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वेरी। तो इतनी चीजें चेंज होंगी, हाँ ये सब वेरी करेगा और ऊपर का तीन चीज कांस्टेंट होगा। अगला पॉइंट लिखो, वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी जब भी बोलो कैपिटल में के ही लिख लो, वेलोसिटी एंड के सेकेंड पॉइंट में आर मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, velocity and ke are maximum at the point of projection and minimum ब्रैकेट में ये लिखो नॉन जीरो, मिनिमम होगा बट जीरो नहीं होगा, at the highest point इसी पॉइंट में कंटिन्यू करना, एट द हाईएस्ट पॉइंट कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होगा, कौन सा नहीं जीरो होगा, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक x में और एक y में, कौन सा जीरो होता है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, y वाला जीरो और ये वाला नॉन जीरो होगा। अगर हमने u स्पीड से फेंका था थीटा एंगल पे तो x कंपोनेंट अभी भी कितना रह जाएगा, अच्छा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे काइनेटिक एनर्जी कैसा होगा, मैक्सिमम, जहां काइनेटिक मैक्सिमम वहां पे P कैसा हो जाएगा, मिनिमम। टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसका उल्टा, अब यहां पे काइनेटिक कैसा होगा, मिनिमम। क्या ये जीरो होगा, नहीं, क्योंकि x में स्पीड अभी भी है, और पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कैसा होगा, मैक्सिमम। जैसा इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे होगा वैसा ही यहाँ पे पॉइंट ऑफ कोलिजन पे भी हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे के का वैल्यू विल बी मैक्सिमम एंड पी का वैल्यू विल बी मिनिमम। मैकेनिकल एनर्जी को हम लिखते हैं के प्लस पी, इसी को हम लिखते हैं के का मैक्सिमम वैल्यू प्लस पी का मिनिमम वैल्यू।
इसी को घुमा के ऐसा भी लिख सकते हो, के ई मिनिमम प्लस पी मैक्सिमम, और यही हो जाएगी कांस्टेंट। और आपको ये याद भी रखना है कि दिस विल बी हाफ एम यू स्क्वायर। के ई का मैक्सिमम वैल्यू हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगा। के ई का मिनिमम वैल्यू, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है? तो हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? हाफ एम और यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। पी का मिनिमम वैल्यू, इसी ग्राउंड पे हम रेफरेंस ले लें तो रेफरेंस पे हम पोटेंशियल एनर्जी कितना ले लेते हैं? 0। तो पी का मिनिमम वैल्यू हम कितना बोल सकते हैं? 0। पी का मैक्सिमम कितना हो जाएगा? क्या एम जी एच मैक्स हो जाएगा? एच मैक्स का फॉर्मूला यू स्क्वायर, प्रोजेक्टाइल में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। क्या ये 2g होता है क्या? तो ये g से g क्या कट जाएगा, और आपके पास रीअरेंज करके मैं डायरेक्ट लिख दूं, कितना हो जाएगा ये? हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैं ऊपर लिख देता हूं उस बात को। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि P का मैक्सिमम वैल्यू विल बी हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये मुझे बताओ, P मैक्स के मिनिमम, P मैक्स ये है, के मिनिमम ये है, इन दोनों का सम करेंगे तो हाफ एम यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट आएगा, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1। और के मिनिमम प्लस पी मैक्स ऐड करके मिलेगा क्या? एम ई, और वो कितना हो जाएगा? आया समझ में? तो ग्राउंड पे ही रेफरेंस है। आया समझ में? अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी कभी भी दोनों मैक्सिमम या दोनों मिनिमम जोड़ के नहीं निकालना है, एक मैक्सिमम तो एक मिनिमम। तो नया मैथ्स इन्वेंट करोगे। लगा लोगे तो अच्छा है, बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू ही रिपीट हो जाते हैं। पीवाईक्यू में ही बहुत क्वेश्चंस हैं। आप पीवाईक्यू बनाओगे तब भी आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सब कॉन्सेप्ट कवर होके मिल ही जाएगा। सर जेई के कुछ नए नियम से रिलेटेड कुछ ऐसा से कम आएगा ऐसा कुछ है? ऐसा तो कोई नियम है ही नहीं, कुछ ऐसा नियम आया है वहां पर? चेक करना होगा, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है डूड। एम्पलीट्यूड
इसी के नीचे एक डायग्राम ये भी बना लीजिएगा। मैकेनिकल एनर्जी सेम होने का मतलब है काइनेटिक और पोटेंशियल का सम कितना होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या हम ये दो इक्वेशन यूज कर सकते हैं? ऊपर में सभी बॉल्स का पोटेंशियल एनर्जी कैसा होगा और सभी का काइनेटिक एनर्जी कैसा होगा? मिनिमम। नीचे में आने पे सभी का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितना हो जाएगा? 0। और सभी के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या सेम हो जाएगा? मास तो सेम ही है ऑब्जेक्ट का, तो इसी का मतलब है कि यहाँ पे वेलोसिटी v होगी, यहाँ भी वेलोसिटी v ही होगी। किसी भी एंगल से किधर भी फेंको, क्या हमने न्यूमेरिकल भी किया था इसका कि 40√2 से ही हमने ऊपर फेंका था या नीचे फेंका था, क्या सेम मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड से आया था? तो वो यहां से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होने की वजह से होता है कि सेम टावर से सेम स्पीड से, स्पीड सेम होना चाहिए हर जगह u, किसी भी एंगल पे फेंकोगे ग्राउंड पे वो सेम स्पीड v से ही हिट करेगा। एंगल बदलते जाएगा पर v का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम। आया समझ में? मतलब अगर किसी को ऐसा ऐसा फेंका u स्पीड से और वो नीचे की तरफ थ्रो किया, आपने u से हॉरिजॉन्टली फेंका तब भी ग्राउंड पे सेम स्पीड से आएगा, मैं u से नीचे फेंकू तब भी सेम स्पीड से आएगा, मैं u से वर्टिकली फेंकू तब भी सेम स्पीड से आएगा। एंगल बदलते जाओगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी तो स्केलर है, एंगल या डायरेक्शन से तो कोई लेना देना है नहीं। तो वो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट फिक्स्ड है तो इन दो पॉइंट्स के बीच में मैकेनिकल एनर्जी का जो लेन देन है वो भी फिक्स्ड होगा। तो ऊपर में सभी के लिए सभी केसेस में पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो नीचे में सबका काइनेटिक एनर्जी भी कैसा होना चाहिए? सेम। और मास सेम होगा तो हर जगह पे स्पीड कितनी हो जाएगी? v ही होगी। ये डायग्राम बना लो और जाओ, बाकी कुछ बातें और हैं कल करेंगे इस पे बात। अब पूरा हो जाएगा? छोड़ दिए? कहाँ कहाँ का केमिस्ट्री का बात? अच्छा, क्या समस्या हो गई उधर? अच्छा, तो मैंने आप फोन कर रही तो आपको पहले जाना बोला चाहिए था, आप स्टूडेंट ले रहे हैं तीन महीने तक स्टूडेंट तो नहीं कमा कितना था उतना ही है, आप तो पहले बोलते थे आपका डिस्प्ले का अब तो बहुत छोड़ दो। पढ़ाते कैसा है सर? सर बहुत मतलब बेसिक देखते हैं, मतलब आप तो बेसिक से उठा रहे वो सर फिर भी सर पेरेंट्स को एक बात समझ में नहीं आता, नाम सुन के इतनी एडजस्ट। वो यहाँ का दुर्गापुर का कल्चर है कि एडवांस सुनते ही पता नहीं क्या मजा आता है बॉडी में। मेरा सब पढ़ रहा है 9 को अच्छा साइड राइट में बंद होता है, फिर लेफ्ट पीछे है 10 को अच्छा, उसके बाद एक साल का डॉक्टर, फिर 2 साल का फिर 3 साल का डॉक्टर, अब कौन एक चल रहा है सर, समझिए कौन सा लेवल कौन है। ऐसे थोड़ी होता है पढ़ाई, आपको ग्रेजुअली जीरो से पिकअप करना होता है। मैं डायरेक्टली एडवांस का ही शुरू करूं, समझ में आएगा क्या कुछ? मेरा एक चीज और मतलब देख के मैं हैरान हो गया कि भाई तो बच्चे आंसर दे रहे हैं 3 सेकंड के ऊपर हाँ हो गया। मैं पढ़ाता हूं एक उसका स्टूडेंट, क्या कहते हैं, ओलंपियाड वाला, 9th का है वो बच्चा, ये सब कुछ पढ़ चुका है। अब आप सोचो वो जब 11th में जाएगा तो उसका तो 2-3 बार पढ़ा हुआ हो जाएगा। आप जब तक क्वेश्चन पढ़ोगे तब तक वो ऑलरेडी आंसर निकाल के खाली हो गया होगा। एक क्वेश्चन दिया था वो क्वाड्रेटिक सॉल्व हुआ, ठीक है, मैं कर रहा हूं वो तेरा लीनियर इक्वेशन लगाने में बैठा है, मुझे क्या पेरा पड़ा है तो लीनियर तो 200 में ड्रॉप आ जाएगा, तो भैया तो क्या हुआ। ठीक है, जाइए, बाकी बातें कल।